तो पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, भारत सरकार की तरफ से भी और पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी। और यह भी कहा जा रहा है कि जो सिंधु जल समझौता था वो अब टूट रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरीके के फैसले भी हुए, लेकिन ये जो समझौता रहा है वो क्या समझौता रहा है, क्योंकि 1960 में यह समझौता हुआ था और यह समझौता पूरी तरीके से टूटता है तो इसका असर भारत पर कितना पड़ने वाला है और इसका असर पाकिस्तान के लोगों पर कितना असर पड़ने वाला है। क्या इसी के जरिए केंद्र सरकार, भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाने में कामयाब हो सकती है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खुशवंदर बोहरा जी हैं, जो सेंट्रल वाटर कमीशन के एक्स चेयरमैन भी है और इंडस के एक्स कमिश्नर भी है। यानी कि वो पूरा जो समझौता हुआ था उसको लेकर जो काम करती है बॉडी, उसके कमिश्नर भी रहे हैं। तो ये तमाम चीजों की जानकारी खुशविंदर जी के साथ है। सर, ये जो समझौता है, अभी लेटेस्ट में जो खबर आई, क्योंकि पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद, हालांकि बार बार पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान के हिस्से का पानी जो भारत सरकार लगातार उसको ब्रेक करती रही है, रोकती रही है और अपने हिस्सेदारी से ज्यादा यूज करती रही है। तो इसके अभी क्या मायने हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से फैसला हुआ? अभी इसकी बैकग्राउंड में जाने से पहले थोड़ा सा अगर हम ट्रीटी की बैकग्राउंड समझ लें तो उससे थोड़ा आगे आके आसानी होगी हमें समझने में ये सारे मुद्दे जो आज आए हैं सामने। 1960 में, जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी और वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी और ये ट्रीटी फाइनली दोनों कंट्रीज ने साइन की थी। इस ट्रीटी में बेसिकली इंडस वाटर की जो रिवर्स हैं उन्हीं के बारे में ये समझौता है। और अगर हम देखें इंडस रिवर सिस्टम में 6 रिवर्स आती है, उसमें से 6 नदियों में से आप देखें 3 रावी, ब्यास और सतलुज वो इस ट्रीटी के हिसाब से संपूर्ण पूरी तरह से भारत के लिए है और भारत उसको किसी भी तरह से यूज कर सकता है। यानी उसमें किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस और हिस्सेदारी पाकिस्तान की नहीं है, उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। बहुत ही छोटी सी किसी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी पे, लेकिन वो भी कोई ना के बराबर है सब चीज। लेकिन अब इसके बाद जो बाकी 3 नदियां हैं, चेनाब है, झेलम है और इंडस। इंडस सिस्टम में इंडस भी एक रिवर है और 5 और रिवर्स हैं, 6 को मिला के हम इंडस सिस्टम कहते हैं। इसको सिंधु सिस्टम कहा जाता है और सिंधु रिवर कहा जाता है। तो ये जो 3 रिवर्स हैं इनका पानी ज्यादातर पाकिस्तान को दिया गया था इस ट्रीटी के हिसाब से, क्योंकि ये ट्रीटी बेसिकली इन्होंने डिवाइड कर दी थी नदियों को। तो पानी का बंटवारा से तो नहीं कह सकते, ये डिवीजन ऑफ वाटर किया बेसिकली। तो हम लोग ईस्टर्न रिवर, इनको ईस्टर्न रिवर कहते हैं 3 जो हमारे पास है इस सिस्टम में, और 3 वेस्टर्न कही जाती हैं जो पाकिस्तान के लिए ज्यादातर दी गई थी। लेकिन उसमें भी भारत को डोमेस्टिक यूज हम पूरा कर सकते हैं, कितना भी हमारा जो डोमेस्टिक यूज है। इसके अलावा नॉन कंजप्टिव यूज कर सकते हैं हम लोग, और इसके अलावा हम लोगों को कुछ एग्रीकल्चर का भी उसमें प्रावधान है। हम एग्रीकल्चर के लिए कुछ यूज कर सकते हैं उसमें से पानी। और इसके अलावा हम लोग हाइड्रो पावर हमारे लिए अनरिस्ट्रिक्टेड है। हाइड्रो पावर का पूरा हक जो है इन वेस्टर्न रिवर पे भी जितने भी पावर जनरेट करने का हक है वो भारत के पास है। तो अब भारत जो है इन रिवर्स के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स समय समय से बनाता रहा है, क्योंकि ये क्लीन एनर्जी है और ये पीकिंग के टाइम पे हमारे काम आती है। हाइड्रो पावर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो ये सब चीज़ें जो है इसके तहत होती हैं। फिर इस ट्रीटी के तहत डाटा आपस में शेयर किया जाता है, जिसका ज़्यादा फ़ायदा अगर आप देखें तो पाकिस्तान को ही होता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हम लोग फ्लड की इंफॉर्मेशन भी उनको देते हैं कि कोई ज़्यादा, किसी वैल्यू से ज़्यादा कोई फ्लड आ रहा है तो उनको हम पूर्व सूचना देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को जो भी नया प्रोजेक्ट हमें बनाना होता है, हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट या किसी और तरीके का प्रोजेक्ट, तो हमें उनको सूचना देनी होती है पहले। और ट्रीटी में प्रावधान है, उनसे महीने और सब चीज़ उसमें मेंशन हुई है कि हम कितनी देर पहले उनको देंगे। तो वो सब काम हम करते रहे हैं। और इसके अलावा कुछ स्टोरेज हमारे पास ट्रीटी के अंदर कुछ स्टोरेज इन वेस्टर्न रिवर्स पे करने का प्रावधान है। लेकिन मेन स्टेम जो है हमारी चेनाब की और मेन स्टेम जो झेलम की है उसके ऊपर स्टोरेज का इसमें प्रावधान नहीं है।
तो इसीलिए सभी प्रोजेक्ट अभी तक जो कंसीव किए हमने वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही कंसीव किए, जो रन ऑफ द रिवर कहा जाता है, जहाँ पे स्टोरेज नहीं होती है, पॉन्डेज होती है जो उसके लिए पीकिंग के लिए सफिशिएंट होती है। तो इस तरह का जो है ये सिलसिला चलता रहा। और एक परमानेंट इंडस कमीशन है जिसमें कमिश्नर जो भारत के होते हैं और कमिश्नर पाकिस्तान के हैं, दोनों मेंबर होते हैं उसके। और इनकी समय समय पे चर्चा होती है, मीटिंग्स होती है। 2022 में लास्ट मीटिंग हुई थी। तो ये 2022 में मीटिंग हुई थी, तो अब उसमें मैं उसमें कमिश्नर नहीं था, तब तक मैं केंद्रीय जल आयोग में मेंबर बन चुका था। ठीक है जी। तो लेकिन उससे पहले कुछ मीटिंग्स में मैं हमेशा रहा हूँ वहाँ पे, और कुछ मीटिंग्स में मैं पाकिस्तान भी गया हूँ, जो परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग हुई, और उसमें हमने कुछ मामले सुलझाने की कोशिश भी की और कुछ सुलझे भी थे। लेकिन ज़्यादातर जो है, अब जो हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान है कि हमारे फीचर कैसे होने चाहिए। उन फीचर को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा तो हो नहीं सकता कि बहुत क्लियर कट चीज़ हो कि ऐसा होगा या वैसा होगा, तो उसको लेके पाकिस्तान हमेशा हमारे कह सकते हैं कि उनमें ऑब्जेक्शंस रेज करता रहा है। जो भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, आप उनको इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो उसके ऊपर उनको एक स्टीरियोटाइप की तरह एक ऑब्जेक्शन उनको रेज करना है। तो वो जो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, अब सेडिमेंट्स के हमारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, और हम लोग एक डीप सीटेड ऑरिफिस स्पिलवे को प्रेफर करते हैं इन सिस्टम्स के अंदर। उसके ऊपर उनकी ऑब्जेक्शन हमेशा रही है। लेकिन बगलियार का मामला जो था वो भी वो लोग न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास लेके गए थे, तो न्यूट्रल एक्सपर्ट ने उसमें हिंदुस्तान की जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी उसको मोटे मोटे तौर के ऊपर बिल्कुल जायज़ पाया था। तो लेकिन फिर भी वो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों पे ऑब्जेक्शन करते रहते हैं। और इसके अलावा इसमें ट्रीटी में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसके तहत ये न्यूट्रल एक्सपर्ट की हम बात कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं, वो आती है। इसके अलावा ये अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक का इसमें बहुत लिमिटेड रोल है। अच्छा। वो तो सिग्नेटरी है उसके साथ, हमारे दोनों के साथ, तो उसका सिर्फ लिमिटेड रोल है। जब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात आती है उस समय में उसको या तो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करने में उसका कुछ रोल रहता है, और या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, दूसरा जो डिस्प्यूट होता है, ये डिफरेंस होते हैं तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास, और फिर डिस्प्यूट की बात आती है तो हम लोग ये लोग कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात होती है, तो उसमें एक लिमिटेड रोल है उसको अपॉइंट करने का। उससे पहले और उसके बाद उसका ट्रीटी के अंदर कोई रोल वर्ल्ड बैंक का नहीं है फॉर्म पे भी। क्योंकि मैं अब सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ, तो अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो डिस्प्यूट्स के मामले ही ज़्यादा देखता हूँ मैं। सर, जैसे हम लेटेस्ट की बात करें, जो अभी घटना हुई पहलगाम वाली, पहलगाम घटना के बाद या इससे पहले बहुत सारे ऐसे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध भी हुआ, उस दौरान सबसे पहले यही आता है कि ये कहीं न कहीं जो संधि थी वो टूटने वाली है, खत्म होने वाली है, इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव। अभी क्या मौजूदा स्थिति में भारत क्या ऐसा कर सकता है? देखिए, भारत ने अभी जो किया है वो आपने सबने देखा है। भारत क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो ट्रीटी है, अगर आप इसका प्रेम्बल ही पढ़ेंगे, ये गुडविल और फ्रेंडशिप में हुई है। अगर गुडविल और फ्रेंडशिप ही नहीं रहेगी तो भारत को उसको सोचना पड़ेगा कि इस ट्रीटी को कैसे कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी कि भारत, उसका जो बेस है वो गुडविल और फ्रेंडशिप पे टिका हुआ है। अच्छा। अगर वो बेस ही नहीं रहता तो फिर इस ट्रीटी का क्या महत्व रह जाएगा? क्या दूसरा कोई थर्ड पर्सन यानी थर्ड कोई अगर देश है तो क्या इसमें अगुवाई आके ये तो नहीं नेतागिरी कर सकता है कि भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हो, दबाव तो नहीं बना सकता? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वियना का जो है इंटरनेशनल ट्रीटी की एक कन्वेंशन है, उसके तहत ही अगर कुछ हो सकता है तो होता है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रावधान है। आर्टिकल 62 भी है, जो बाद में इसकी मॉडिफाइड वर्जन था कन्वेंशन का, वो उसमें 63 एक पैरा आता है, आर्टिकल आता है। तो इन सब में काफ़ी प्रोविजंस होती हैं, जिसके तहत अगर हम चाहें तो, अगर ग्राउंड कंडीशन ही चेंज हो गई है, अगर वो जिस वजह से या जिस धरातल के ऊपर हमने उसको किया था, अगर वही उसी में कुछ मूलभूत परिवर्तन हो चुका है, जैसे मैंने बोला कि गुडविल और फ्रेंडशिप की बात हो रही है, अगर वही नहीं है तो फिर वो ट्रीटी का भी मकसद नहीं रह जाता। तो ऐसा मैं समझझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसको अभी सस्पेंड किया है, अभी उन्होंने ये नहीं कहा। लेकिन इससे पहले अगर आपको ध्यान होगा तो 2023 में सस्पेंड करने के मायने क्या है सर? हाँ, सस्पेंड करने के अगर आप मायने की बात हम लोग अगर कहते हैं तो सस्पेंड कह सकते हैं कि इस ट्रीटी का ऑपरेशन अभी फिलहाल
हम लोग नहीं करेंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं या जो भी चीजें कर रहे हैं आज की डेट में, तो वो ट्रीटी के जो प्रावधान है या वो है उनके अनुसार करने की हमें अभी देखने की जरूरत नहीं है। ये मेरी अपनी इसकी समझ है जो मैं समझता हूँ। सस्पेंड का मतलब कि इसका ऑपरेशन खत्म, तो ऑपरेशन खत्म तो अब इसके ऊपर कार्रवाई अगर हम उसके हिसाब से नहीं कर रहे तो हम अपनी मर्जी से कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इतनी इसकी इंटरप्रिटेशन अभी की जा सकती है, इसकी लॉन्ग टर्म इंटरप्रिटेशन भी होगी, लेकिन अब उनको डाटा नहीं देना जरूरी नहीं है क्योंकि ये सस्पेंशन में है तो बातचीत ही नहीं हो पाएगी। परमानेंट इंडस कमीशन की फर्दर जो मीटिंग है उनकी जरूरत अभी नहीं हो पाएगी। ये सर ये पूरी तरीके से अगर रोक दिया जाता है जी, और तो पाकिस्तान के ऊपर कितना असर पड़ेगा? ये भी है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका जो है वो उसका एग्रीकल्चर से लेकर और तमाम चीज़ें इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। पाकिस्तान पे बिल्कुल असर पड़ सकता है क्योंकि ये जो हमने कैप्टन अबेंस या सस्पेंशन की बात हुई है तो ये कितनी देर चलेगा और क्या आगे सामने आता है, क्योंकि भारत ने उनको मॉडिफिकेशन के लिए भी बोला हुआ है ट्रीटी के। अब वो ट्रीटी की मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं, ये सामने नहीं आते, जबकि ट्रीटी के अंदर ही आर्टिकल 12 में प्रावधान है कि उसको मॉडिफाई दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हमने उनको लिखा है कि भाई आप आइए, लेकिन वो अभी सामने उसको उस तरह से आना चाहिए, वो नहीं आ पा रहे हैं, वो उस पर बातचीत अभी उस ढंग से नहीं कर पा रहे हैं।